सादे एजुकेशन में मैं गोविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि भारत के कुछ प्रमुख कंपनियां जो है वह कौन कौन है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख कंपनियों के विषय में बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पहला जो यूरोपीय कंपनी था भारत आने वाला, पहला पुर्तगाल था जो भारत 1498 में आया था। अर्थात आप इसको कह सकते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया है, ये हम आधुनिक भारत का जो आउटलाइन वीडियो पर दिखाया गया है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी कंपनी को ईस्ट इंडिया क्यों कहा जा रहा है। इसलिए अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा और उसको क्यों कहा जाता है, तो आप मेरे आधुनिक भारत का आउटलाइन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बताना चाह रहे थे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में भारत आया था। दूसरा आपका था यहाँ आने वाला डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में आया था। तीसरा आपका, आप तो जानते ही हैं, अंग्रेज को ही कहा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में 1600 ईस्वी में आया था। चौथा आपका देख पा रहे होंगे कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गठन 1616 में हुआ। और फिर आपका है एक जो प्रमुख कंपनियों में से आता है, इसलिए इसको कहेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1664 में आता है। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीन कंपनियों के विषय में हम पिछले बार बात कर चुके थे। पिछले वीडियो में आप मेरा देख पा रहे होंगे, आधुनिक भारत का जो पार्ट 1 वीडियो बनाया गया है, इसमें ये सभी कंपनियों को विशेष रूप से बताया गया है। और अगला आपका आज के वीडियो में हम आप लोगों को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक स्वीट्स ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीट्स कोई खास नहीं यहाँ भारत में उसका वर्चस्व रहा, इसलिए वो परीक्षा में उतना उपयोगी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा हम उसके विषय में बात कर भी लेंगे अगर मेरे पास टाइम बचा तो आज हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि डेनिश ईस्ट इंडिया का स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, उसका विस्तृत रूप आप हमको बताएंगे। और सबसे प्रमुख चीजें हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत को गुलाम करने के लिए सर्वप्रथम सोचा था। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएं कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आज क्या मेरा जो टॉपिक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा आपका, इसको आप कह सकते हैं चौथा, और इसको ये पांचवा, और छठा हम आपको बताएंगे। जो छठा में आप स्वीट्स कह सकते हैं, और भी कुछ अन्य कंपनियां हैं, तो वो कंपनियां उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आज हम ये दो प्रमुख कंपनियों के विषय में बात करेंगे। तो इसको जानने के पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ताकि आप नक्शे पर थोड़ा सा देख पाएं कि कहाँ क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखाएं कि नक्शा क्या बोलता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये भारत का दक्षिणतम स्थान दिखाया गया है, मतलब भारत के मैप का दक्षिणी हिस्सा जो दिखाया गया है, जिसमें आप जानते होंगे कि ये तमिलनाडु का बेल्ट है। लेकिन हम अभी 1600 ईस्वी की बात करने वाले हैं, उस समय उस एरिया का नाम कुछ थोड़ा और ही हुआ करता था। इसलिए सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो अभी आप देख रहे हैं तमिलनाडु वाला बेल्ट, मतलब तमिलनाडु, मद्रास, ये मद्रास वाला बेल्ट जो आप देख पा रहे होंगे, तो इस मद्रास वाले बेल्ट को ही कर्नाटक कहा गया है। अगर हम आज के विषय में आज हम भारत के मध्य पर कर्नाटक को खोजें तो कर्नाटक हमको इस एरिया में मिलेगा, लेकिन
उस समय 1600 ईस्वी में मद्रास वाले क्षेत्र को ही, अर्थात तमिलनाडु वाला बेल्ट को ही कर्नाटक कहा गया था। और आप देख पा रहे होंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ का युद्ध, मतलब सबका युद्ध यही मुख्य रूप से हो रहा था। तो सबसे पहले ये जानिए कि कर्नाटक आज के समय में नहीं देखना, पहले के विषय में हम बात कर रहे हैं 1600 के आसपास के। तो उस समय कर्नाटक वाला क्षेत्र यहाँ हुआ करता था। मतलब आप कह सकते हैं कि मद्रास वाला बेल्ट जो है या पांडुचेरी वाला बेल्ट जो है वो सब कर्नाटक के क्षेत्र में आता था। अब दूसरा इधर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका है मैसूर। ये जो बेल्ट आप देख पा रहे हैं पूरा, इस बेल्ट को मैसूर कहा जाता है। मैसूर जिसको जहां का राजा टिप्पू सुल्तान हुआ करते थे। अब ऊपर आप ये देख पा रहे हैं, ये तो प्योर ये आपका नहीं, ये आपका हैदराबाद का निजाम सुने होंगे और ये आपका महाराष्ट्र का बेल्ट है, मराठा का बेल्ट कह सकते हैं। तो ये आपका मराठा, ये आपका हैदराबाद का निजाम। तो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर हैदराबाद का निजाम वाले बेल्ट है और ये आपका कर्नाटक। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से यही क्षेत्र के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जहां कुछ प्रमुख लड़ाइयां भी हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी बातों को आराम से क्लियर कर देंगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। हम आपको पार्ट बाय पार्ट सभी वीडियो, आधुनिक भारत के सभी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, इसको नोट करें और ऑब्जर्व सही तरीके से करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके समस्या को सॉर्ट आउट निश्चित रूप से करेंगे। तो चलिए आज हम पहले अपने मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। पहला मेरा था आज डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले आइए कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था और उसका पहला व्यापारी कोठी 1620 में स्थापित किया गया था। तिरुम्बेवार तमिलनाडु वाला बेल्ट, मतलब अभी के हिसाब से आप देख पा रहे हैं ये तमिलनाडु का बेल्ट है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका तिरुम्बेवार है। यहीं पर उसका सर्वप्रथम कोठी बनाया गया था। दूसरा दिखाया गया है कि दूसरा व्यापारी कोठी 1735 में बनता है, जो श्रीरामपुर बंगाल वाले बेल्ट में बनता है। श्रीरामपुर जो आप देख पा रहे हैं ये बंगाल वाले बेल्ट है, मतलब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ एक स्थान है श्रीरामपुर, जहां वो उन्होंने 1735 में दूसरा व्यापारी कोठी बनाया था। दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि डेनिश उतना कोई खास नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में काफी घाटा हुआ। यहाँ तो आप जानते ही हैं कि सब व्यापारी बन के ही यहाँ आया था और व्यापार ही कर रहा था। तो इसमें हुआ क्या कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान हुआ। तो नुकसान के उपक्रम हुआ क्या करता था कि अंग्रेज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ काफी पैसा उधार ले चुका था और उधार लेने में क्या हुआ कि इसका कंपनी में कोई भी सुधार नहीं आया और दिन प्रतिदिन घाटे के कारण एक दिन अपने कंपनी, मतलब अपने क्षेत्र को या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्षेत्र को वह क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेचकर भारत से विदा हो गया। तो आप तो सही तरीके से समझ पा रहे होंगे कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से क्यों गया, क्योंकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यवसाय में काफी नुकसान हो रहा था। नुकसान होने के कारण ही वह अपने कंपनी को, मतलब अपने क्षेत्र को, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ दिखाया गया था मैप पर कि श्रीरामपुर यहाँ आप देख पा रहे हैं और दूसरा आपका देख पा रहे हैं तिरुम्बेवार। श्रीरामपुर और तिरुम्बेवार वाले क्षेत्र को अंग्रेज के हाथों, मतलब ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास बेचकर वह भारत से
विदा हो गया। इसलिए ये कंपनी यहीं समाप्त हो जाता है। अब आइए अगली कंपनी के विषय में हम बात करें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज तो नहीं कर पाया, भारत को गुलाम तो नहीं कर पाया, लेकिन गुलाम करने का साजिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही रचा था। आइए हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे अंग्रेज गुलाम करता है हमारे देश को कैसे धीरे धीरे सभी को पराजित करता है। तो ये सभी फार्मूला फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दिया हुआ था, जिसका वह कॉपीराइट करके यहाँ के राजाओं को बारी बारी से हराकर सभी का क्षेत्र हड़प लेता है। चलिए अब आइए हम आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फ्रांस की निवासी। तो आइए हम आपको पहले थोड़ा सा बता देना चाहते हैं फ्रांस क्या था। तो फ्रांस यूरोपीय महादेश में सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था। आज तो अब अमेरिका वगैरह आ गया है, लेकिन उस समय 1600 के आसपास में फ्रांस काफी शक्तिशाली हुआ करता था। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो यूरोपीय महादेश देख रहे हैं, इसमें जितने भी देश थे यूरोपीय महादेश में, जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी देश, इटली वगैरह, तो जर्मनी, तो ये सभी देश जो आप देख पा रहे हैं, सब में ये एक छोटा देश ही था। फ्रांस एक छोटा देश ही था, लेकिन ये सभी देशों पर वह अकेले दबदबा बनाए हुए था। अर्थात फ्रांस जो कहता था सब वो देश मिलकर उस बात का पालन करता था। तो आप उसका शक्ति से अवगत हो ही चुके हैं कि फ्रांस के पास क्या शक्ति थी। तो कहा गया कि आइए थोड़ा सा हम आपको स्टोरी बताइए, इस स्टोरी को आगे बढ़ा दे कि स्टोरी फिर आगे क्या होता है। तो लगभग 1600 फेज की हम बात कर रहे थे, जिस समय वह काफी शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ था। मतलब यूरोप महादेश में सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस ही था। कुछ लोगों का कहना है कि उनके मंत्री वहां का राजा, हम आपको बताना चाह रहे थे, फ्रांस के राजा लुई 14वें हैं। इनका नाम आप सुने होंगे, ये काफी प्रचलित व्यक्ति थे। तो कहा गया है कि वहां के राजा लुई 14वें थे और उनका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलवर्ट। तो कोलवर्ट ही कहा लुई 14वें से कि बताइए यूरोप महादेश के सारे लगभग देश भारत में जाकर व्यापार कर रहा है, क्या सबसे कमजोर फ्रांसी है जो वहां व्यवसाय करने नहीं जा रहा है? तो हम लोगों को भी वहां जाना चाहिए। तो मंत्री की सलाह पर ही लुई 14वें ने भारत में आकर व्यवसाय करने का विचार करता है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम लोग भारत जाएंगे तो वहां एक सरकारी कंपनी जाएगी, सरकारी कंपनी का हम गठन करेंगे जो भारत जाएगा और वहां व्यवसाय करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ जितना भी कंपनी आ रही है सब प्राइवेट कंपनी आ रही थी, ये ही एक सरकारी कंपनी बन के आ रही है, जिसके कारण ये जल्दी यहाँ से अलविदा भी हो जाएगी। कारण कि आप तो समझते ही हैं कि सरकारी सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है। हो चुका क्या, पहले से भी भ्रष्ट था। सरकारी सिस्टम जो है वह पहले से भी भ्रष्ट था, आज भी भ्रष्ट है। तो फ्रांस सरकारी कंपनी होने के कारण ही फ्रांसीसी भारत से विदा ले लेता है। तो अब हम आपको बताना चाह रहे थे कि हुआ क्या कि पहले व्यापारी, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कोलवर्ट के कहने पर ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, इसलिए कोलवर्ट को संस्थापक कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि कोलवर्ट कौन था, आप समझ पा रहे होंगे। कोलवर्ट लुई 14वें का एक मंत्री था, जिसके सलाह पर ही वह भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में करता है। लेकिन इसके पहले भारत में एक यात्री को भेजता है जिसका नाम है फैक्यारो। मतलब आप कह सकते हैं 1661 में पहले फ्रांसीसी नागरिक फैक्यारो
भारत आता है और भारतीय राजा औरंगजेब के दरबार में वह शामिल होता है। दोस्तों यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये औरंगजेब एक प्रमुख पहलू हैं जिनकी मृत्यु पर ही मॉडर्न हिस्ट्री रन करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1707 में ही औरंगजेब का मृत्यु होता है और यहीं से आधुनिक भारत रन करता है। मतलब आधुनिक भारत का मेन कड़ी यही है। जैसे भी हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ऐसा तो नहीं होता है कि कोई बेल लगाने वाला है कि बेल लगाए प्राचीन भारत खत्म हुआ फिर बेल लगा तो मेडाइवल मतलब मध्यकालीन आ गया, फिर बेल लगा तो आधुनिक आ गया। ऐसा तो कुछ होता नहीं था। इसलिए कुछ लोगों को मानना है कि ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और आधुनिक भारत का विस्तार यहीं से होता है। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब जो था वह 49 साल, यहाँ तक क्या है एक हिसाब हम आपको दिखा रहे हैं, मैथ दिखाएंगे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि औरंगजेब ही एक ऐसा राजा था जो 49 वर्षों तक अकेले राज किया। मतलब 49 वर्षों तक वह राजा बना रहा। अब आप यहाँ जोड़ के इसको घटाइए कि कब से वह राजा बनना शुरू हुआ था, तो आप देखेंगे कि 1658 से ही वह राजा बन जाता है। 1658 में ही वह राजा बन जाता है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में होता है। अर्थात ये बातें तो निश्चित हो गया कि फ्रांसीसी जो भी नागरिक आएंगे वो किनके दरबार में आएंगे, तो औरंगजेब के दरबार में आएंगे। हो गया। अब आइए हम बात करते हैं कि पहला यहाँ तो ये आ गया और यहाँ ये परमिशन भी ले लेता है व्यवसाय करने का और औरंगजेब उसको परमिशन भी देता है। अब दूसरे बात हम बताना चाह रहे हैं कि उसका पहला व्यापारिक कोठी, मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित होता है। अब यहाँ वह निश्चित रूप से व्यवसाय करना शुरू कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे पिछली वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि ये सारे बेल्ट पुर्तगाल के कब्जा में है। यहाँ आपका सूरत मतलब गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ आपका ये व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। दोस्तों अब यहाँ के बाद मुख्य चीजें हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें ताकि आप सही तरीके से समझ पाएं। ये कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक हम आपको समझा चुके हैं कि अभी वाला कर्नाटक को आपको नहीं देखना, मतलब भारत का पश्चिमी क्षेत्र नहीं, ये भारत का पूर्वी तट की बात हम कर रहे हैं जो मद्रास वाला बेल्ट है। मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये मद्रास वाला बेल्ट। तो आपको वहाँ आज जितना भी हम कर्नाटक के विषय में बात करेंगे, जब भी हम कर्नाटक बोलेंगे तो आप समझेंगे कि हम ये मद्रास वाले बेल्ट को विषय में बात कर रहे हैं। तो आइए सब कहा गया है कि पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक हुआ, मतलब 2 वर्षों तक हुआ। तो सबसे पहले आप ये जाने कि कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। कर्नाटक का युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ तो आप कहेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। मतलब कर्नाटक का जितना भी युद्ध होगा कर्नाटक से रिलेटेड है वो सब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही होता है। तो चलिए पहला आपका तो कंप्लीट हो गया कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच होता है, तो वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। अब किस कारण होता है ये जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो रहा है, तो वो किसके कारण होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि युद्ध होने के कारण क्या था। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना, ये ऑस्ट्रिया है जो हम आपको दिखाए थे विश्व के मैप पर जब हम आधुनिक भारत का आउटलाइन बात कर रहे थे तो वहां हम आपको दिखाए थे कि ऑस्ट्रिया कहाँ है। तो ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, मतलब ऑस्ट्रिया पर ये दोनों विजय प्राप्त कर चुका था और आपस में ही ये लोग झगड़ रहा था कि किसका अधिकार होना चाहिए।
तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में होने पर, यह यूरोप में हो रहा था, मतलब यूरोप और ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपका ऑस्ट्रिया है और ये आपका इंग्लैंड और ये आपका फ्रांस। तो ये फ्रांस झगड़ रहे थे यहाँ पर अपना उत्तराधिकार करने के लिए। ये यूरोप की बात है, यूरोप महादेश की हम बात कर रहे हैं, जहां ये फ्रांस और अंग्रेज आपस में झगड़ रहे थे कि यहाँ अधिकार कौन करेगा। तो देखिए होता क्या है कि ये झगड़ा तो यूरोप महादेश में हो रहा है, लेकिन इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि बारूद वहां छोड़ा गया, बारूद यूरोप महादेश में छोड़ा और चिंगारी भारत में भी देख रहा था। इसलिए भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भिड़ंत हो जा रहा था, बार बार ये हमेशा ऐसा हो रहा था। तो वही बताया गया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध होने पर, ये युद्ध निश्चित रूप से समझ गए कि यूरोप में हो रहा था। और उस समय भारत में, अब आइए हम भारत वापस लौट रहे हैं, है ना। भारत के कैप्टन, मतलब अंग्रेजी सेना के कैप्टन जो था वो बर्नेट, अंग्रेजी सेना का जो कैप्टन थे बर्नेट, भारत की हम बात कर रहे हैं। तो वो बर्नेट क्या करता है कि फ्रांसीसियों के कुछ जहाजों पर लूट मारकर कब्जा कर लेता है। ये कहां का असर दिखा रहा था? यूरोप महादेश का, भारत में चिंगारी दिख रहा था। तो इसलिए क्या हुआ कि बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसियों जहाजों पर कब्जा कर लिया। तब फ्रांसीसियों गवर्नर, देखिए ध्यान दीजिए, फ्रांसीसियों गवर्नर डुप्ले, यही आपको मुख्य रूप से याद रखना होगा कि भारत को जो ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम यहाँ स्थापित हुई थी, उस समय यहाँ के गवर्नर डुप्ले हुआ करता था। डुप्ले ने क्या किया कि अपने मित्र मॉरिशस जो देख रहे हैं, वहां भी फ्रांसीसी का ही कब्जा था। वहां का एक गवर्नर ला बर्दूने से सहायता मांगा और मद्रास को घेर कर अंग्रेजों को पराजित कर दिया। देखिए क्या होता है, इसीलिए कोई डुप्ले से भिड़ना नहीं चाहता था। तो हुआ क्या कि यही डुप्ले मॉरिशस के जो गवर्नर थे, मतलब कह सकते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी जो वहां के गवर्नर थे मॉरिशस में, लॉ बर्दूने, उनका नाम था क्या? लॉ बर्दूने की सहायता से मद्रास को घेर कर अंग्रेजों को पराजित कर दिया है। थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा कि हम कैसे बात कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये कर्नाटक, मतलब कर्नाटक वाला बेल्ट है, जहां आपका मद्रास, पांडिचेरी वगैरह ये। तो मद्रास में ऑलरेडी पहले से वीडियो हम देखिए, पहले वीडियो में आप देख पाएंगे कि मद्रास में अंग्रेजों का कब्जा था। तो वही करता है कि लॉ बर्दूने की सहायता से मद्रास को घेर कर अंग्रेजों को पराजित कर देता, मतलब अंग्रेज को मद्रास से खाली करवा देता। आप देखे होंगे मद्रास में कौन सा किला था? क्या किला का नाम याद है? अगर आप लोगों को नाम याद है तो बताइए। वहां का जो किला था उसको सेंट जॉर्ज किला के नाम से जाना जाता था। इस किला पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। अब आइए हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है। सर टॉमस, यहां आप देख पा रहे होंगे सर टॉमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ जो लॉ बर्दूने आया था तो ये मद्रास पर कब्जा कर लेता है और डुप्ले को कहता है कि जब आ ही गए हैं तो एक दो और हड़प लेते हैं। तो वही हड़पने के चक्कर में वह क्या करता है कि बगल में ही आप देख रहे हैं ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक के थे नवाब अबरुद्दीन को वह पराजित कर देता है। अब यहां तो आप समझ गए, अबरुद्दीन का पराजित
करना यहाँ वहाँ या उस पर कब्जा करने का पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था। ये लाओ बरदूने के कहने पर किया गया। लाओ बरदूने बोला कि जब यहाँ आ ही गए हैं तो एक क्या 2-3 लपेट लेते हैं। तो वही लाओ बरदूने ने और डुप्ले दोनों मिलकर सटामे के युद्ध लड़ता है, जिसमें कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन को हराकर वहां कब्जा कर लेता है। अब आइए बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि फिर क्या होता है। तो लगभग 1748 की हम बात कर रहे हैं। 1748 में जो हम आपको बताए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का अधिकार। यहाँ आपको दिखाया गया था ना कि इसका कारण, किस कारण से युद्ध हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध। तो हुआ क्या कि 1748 में ऑस्ट्रिया का जो अधिकार का समस्या था वह हल हो गया। अब हल होने के बाद एक संधि किया गया। उस संधि का नाम था ऑक्सा-ला सैपल। ऑक्सा-ला सैपल, सैपल। ये ऑक्सा-ला सैपल ये कहाँ हो रहा है आपका? तो यूरोप महादेश, मतलब यूरोप महादेश में इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच वहां एक समझौता होता है। और वही समझौता में कहा जाता है कि भाई ठीक है, जब समझौता हो ही गया है तो जितना राज तुम मेरा, अंग्रेज कह रहा था कि जितना तुम मेरा हड़पा तुम वापस कर दो, जितना हम हड़पे हैं उतना हम वापस कर देते हैं। तभी हम आपको बताए थे कि लाओ बरदूने की सहायता से मद्रास पर वह कब्जा कर लिया था। तो वही 1748 में जब ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार होने का, या सिंपल सी बोलिए कि 1748 में जो ऑक्सा सैपल संधि हुआ है उसमें वह मद्रास को वापस कर देता। मतलब आप कह सकते हैं कि फिर से मद्रास पर अंग्रेजों का कब्जा शुरू हो गया। अब आइए हम आपको दूसरा बात बताना चाहें, दूसरा युद्ध के विषय में। पहला युद्ध तो संधि उन्धि हुआ, क्यों? क्योंकि कारण जो था वही कारण ही खत्म हो गया। यहाँ पहला बताया गया कि कारण था उत्तराधिकार का, तो 1748 में उत्तराधिकार की समस्या सॉर्ट आउट हो गई, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति यहाँ हो जाती है। अब आइए हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के विषय में बात करें कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है। तो बताया गया कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक होता है। 1754 तक होता है। तो आइए इसमें हम बताना चाहेंगे कि लड़ाई का आखिर कारण क्या है। तो लड़ाई का मुख्य रूप से कारण आपका ये था, ये जो कर्नाटक वाला बेल्ट देख रहे हैं, ये आपका मैसूर, ये आपका हैदराबाद निजाम, और ये आपका मराठा, मैसूर, कर्नाटक, आइए हैदराबाद निजाम। तो आइए होता क्या है कि यही कर्नाटक और हैदराबाद के कारण ही फिर से दूसरा युद्ध छिड़ता है। तो आइए हम दिखाना चाह रहे हैं। होता क्या है कि कर्नाटक, आप देख रहे हैं, कर्नाटक के राजा चंदा साहेब और अनवरुद्दीन डुप्ले चाहता था, मतलब डुप्ले तो काफी फॉर्म में था। डुप्ले काफी फॉर्म में होने के कारण वह क्या करता है कि अभी हम आपको बता रहे थे कि डुप्ले ही एक ऐसा गवर्नर था जो भारतीय राजाओं को काफी हस्तक्षेप करता था, और उसी का कहना था कि भारतीय सभी मूर्ख होते हैं, इस पर कब्जा भी किया जा सकता है। तो यही देखिए यहाँ एक फार्मूला डुप्ले अप्लाई करता है। तो उसका फार्मूला यही था, फूट डालो और राज करो। और यही फार्मूला को अंग्रेज अपनाता है और हमारे भारत को अपने जंजीर में जकड़ लेता है। तो होता क्या है कि डुप्ले चाहता था कि कर्नाटक का हेड चंदा साहब को बनाया जाए। आइए हम दिखाते हैं। चंदा साहब और दूसरा आप देख रहे होंगे अनवरुद्दीन, दोनों अपने भाई ही हैं, अनवरुद्दीन। तो डुप्ले चाहता था कि
कर्नाटक का हेड, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक में ये दोनों भाई आपस में ही झगड़ पड़े राजा बनने के लिए। तो चंदा साहेब डुप्ले चाहता था कि चंदा साहेब वहां का हेड बने। अनवरुद्दीन को हेड बनाने के लिए अंग्रेज, देखिए लड़ाई के क्या कारण है। अंग्रेज चाहता था कि अनवरुद्दीन वहां का हेड बने कर्नाटक का, और डुप्ले चाहता था कि चंदा साहब वहां का हेड बने। लेकिन इसी के कारण ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। भिड़ने के उपरांत क्या होता है कि चंदा साहब अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं और कर्नाटक का हेड चंदा साहब बन जाते हैं। कर्नाटक का हेड चंदा साहब बन गए। अब डुप्ले काफी खुश है कि हमने जो चाहा वो कर लिया। डुप्ले इसलिए चंदा साहब को हेड बनाना चाहता था। देखिए यहाँ डुप्ले का दिमाग क्या है। डुप्ले कभी भी नहीं चाहता था, यहाँ जो डुप्ले और लॉ बर्दूने मिलकर कर्नाटक के नवाब को हराया था, तो कभी हेड बनना नहीं चाहता था। वह हमेशा चाहता यही था कि यहाँ एक मेरे इच्छा अनुसार चलने वाला राजा बने, ताकि हम अपने सारे काम उस राजे से करवा सके, हम सारे परमिशन ले सके, राजा हमसे पूछे बिना कोई भी काम ना करे। इसलिए डुप्ले चाहता था कि किसी भारतीय को ही यहाँ के राजा बना दिया जाए और उसे रिमोट कंट्रोल पर चलाया जाए। मतलब वो अपने हिसाब से डील करना चाहता था। तो यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे कि चंदा साहब अपने भाई को हत्या करके कर्नाटक का हेड बन जाते हैं। और दूसरा आप देख पा रहे होंगे हैदराबाद, दूसरा बेल्ट जो हम दिखाए थे आपको, हैदराबाद में क्या होता है कि वहां का हेड, हैदराबाद का हेड मुजफ्फर जंग को डुप्ले हेड बनाना चाहता था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कि डुप्ले चाहता था कि हैदराबाद निजाम के जो हैं या वहां के जो नवाब थे वह मुजफ्फर जंग को बनाना चाहते थे, और अंग्रेज चाहता था कि नसीब जंग को वहां का हेड बनाया जाए। तो हुआ क्या कि नसीब जंग जो है वह मुजफ्फर जंग की हत्या कर देते हैं और अंग्रेज के रिमोट पर चलने वाला एक राजा बनते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कर्नाटक में डुप्ले का राजा बना है, मतलब डुप्ले जिसको सपोर्ट किया था वो राजा बना है, और हैदराबाद में अंग्रेज जिसको सपोर्ट किया वो राजा बना। अब यहाँ तक तो आप देख रहे होंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था। हैदराबाद और कर्नाटक का हेड बनाने के कारण आपस में भिड़ंत होता है। और तभी मौके पर देखिए यहाँ दिखाया गया कि राजा बनाने के कारण युद्ध हुआ, जिसमें 1751 में लॉर्ड क्लाइव का नाम आप सुने भी होंगे। लॉर्ड क्लाइव क्या करता है कि आर्कट में बेड़ा डालकर डुप्ले को हरा देता है। डुप्ले बेचारा आज परास्त हो जाता है। अब देखिए कि डुप्ले को हरा देता है। हारने के कारण ही वहां की जो सरकार थी, फ्रांस की जो सरकार थी, डुप्ले को वापस बुला लेता है और उसके स्थान पर अगला गवर्नर के रूप में गोडेहू, यहां आप देख पा रहे होंगे, गोडेहू को बनाया जाता है, जिसने पांडिचेरी का संधि किया। क्योंकि इसको डुप्ले को हार जाने के बाद जब वहां की सरकार उसे वापस बुलाती है, तो अगला आपको भेजा जाता है गोडेहू को, और उसको मुख्य रूप से बता दिया जाता है कि वहां जाकर शांति माहौल बनाए रखना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो गोडेहू इसलिए यहाँ आता है और पांडिचेरी का संधि करता है, आराम से शांति बनाए रखता है। अब अगला हम मुख्य रूप से अब तीसरा कर्नाटक युद्ध के विषय में बात करेंगे। तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब होता है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1758 से लेकर 1763 तक कर्नाटक के तीसरा युद्ध चलता है। इसका कारण क्या रहा, तो पहले आइए हम आपको ये बता दें कि इस समय ये जो तीसरा युद्ध चल रहा कर्नाटक का, उस समय में
अंग्रेज का हेड कौन हुआ करते थे और यहाँ का गवर्नर फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था? तो कहा गया कि फ्रांस सरकार ने 1758 में कोर्ट डी लाली, यहाँ आप देख रहे होंगे, कोर्ट डी लाली को भारत भेजकर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। जैसे अब ये पांडुचेरी की जो संधि होती है, इससे क्या हो, इसके बाद अंग्रेज उनके काफी क्षेत्रों को कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के कारण होता क्या है कि वहां की जो सरकार है उसको पुनः फिर वापस बुलाकर अगले एक फ्रीडम फाइटर, मतलब केवल लड़ने झगड़ने के लिए ही यहाँ कोर्ट डी लाली को भारत गवर्नर बना के भेजा गया। कोर्ट डी लाली को बता दिया गया था कि तुमको जो चाहिए सब मिलेगा, जितना सेना चाहो, जितना जो व्यवस्था चाहिए सब मिलेगा, लेकिन तुम सब अपने क्षेत्र पर अधिकार करो। तो इसलिए कोर्ट डी लाली को यहाँ गवर्नर बना के भेजा जाता है और कोर्ट डी लाली भारत आते ही युद्ध छेड़ देता है। युद्ध छेड़ने के बाद होता क्या है कि 1760 में बांडीवास के युद्ध में सर आयर कुट के नेतृत्व में अंग्रेजी ने लाली को हरा देता है। अब देखिए, हम आपको बता रहे थे कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वह क्या होता है कि कोर्ट डी लाली भारत आता है और युद्ध करना शुरू कर देता है। उसमें होता क्या है कि 1760 में एक बांडीवास के युद्ध होता है। ये आप याद रखेंगे कि बांडीवास की युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो आप समझिए रहेंगे कि जब भी यहाँ होगा तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होगी। तो कहा गया कि 1760 में यही बांडीवास की युद्ध में सर आयर, अंग्रेजी सेना की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजी सेना के हेड सर आयर कुट के नेतृत्व में लाली को हरा देता, मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता है और पांडिचेरी पर अधिकार कर लेता है। जैसा कि हम आपको दिखाए थे कि यहीं पर मद्रास और पांडिचेरी, ये पांडिचेरी पर अधिकार कर लेता है। और 1763 के पेरिस के संधि द्वारा भारत से फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार खत्म हो जाता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि ये एक गवर्नमेंट का कंपनी बन के आती है, जिसके कारण यहाँ से वह जल्दी विदा हो जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब हमारा देश में ये लोग व्यवसाय करने आए थे तो वो निश्चित बात है कि वह व्यवसाय के उद्देश्य से ही यहाँ आए थे, लेकिन ढुपले ने ही यहाँ साबित कर दिखा दिया और कहा गया कि यही फार्मूला, ढुपले का जो यह फार्मूला लगाया गया था, तो यही फार्मूला को अंग्रेज लोग ऑब्जर्व करते हैं और वह सोचता है, वह प्रथम बार सोचता है कि नहीं, भारत में भी अपना इच्छा अनुसार राजा बनाया जा सकता है और अधिकार किया जा सकता है। तभी कहा जाता है कि देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तभी कहा गया कि 1757, ये जो 1757 आप देख पा रहे हैं तो वही होता है कि 1754 में ढुपले को यहाँ से भेजा जाता है और गोडेहू को लाया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ कि 1754 में इसको यहाँ लाया जाता है और यही फार्मूला आप देख रहे हैं कि 54 में ये लड़ाई हो रहा था यहाँ, और 1757 में बंगाल पर अंग्रेज यही फार्मूला को लागू कर देता है, जिसे प्लासी की युद्ध आप कह रहे हैं। प्लासी का युद्ध का जो कह सकते हैं शंखनाद या बीजारोपण मुख्य रूप से 1754 में ही कर चुका था अंग्रेज, और इसी समय इसके दिमाग में आया कि यहाँ के राजाओं मनपसंदी राजा बनाया जा सकता है और उस पर धीरे धीरे कब्जा भी किया जा सकता है। और यही ठीक 3 सालों के बाद 1757 में प्लासी के युद्ध छेड़कर बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, हम आपको
यूरोप कंपनियों के आगमन के विषय में बता चुके हैं। अब मेरा अगला वीडियो ठीक इससे आगे दिया जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस वीडियो को सही से देखें, ऑब्जर्व करें, और अगर हो सके तो आप नोट करें, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई सही से चल सके। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें, विश्वास रखें, शांति बनाए रहें और थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ मुझे और भी कुछ कामें होती है। उस काम करने के उपरांत में वीडियो हम एवरीडे नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और विश्वास रखें। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को, आधुनिक भारत से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आपका बेस निश्चित रूप से हम मजबूत करेंगे। बस आपका काम केवल यही रहेगा कि आप इसको सही से ऑब्जर्व करें, नोट करें और इसको 2-4 दिनों पर एक बार रिवीजन अवश्य करें या वीडियो देखें। केवल वीडियो पर ही डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि केवल वीडियो से डिपेंडेंट रहने से आपकी तैयारी 100% नहीं हो सकती है। इसलिए किताब भी पढ़ना शुरू करें, ताकि आपका सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वही हम लोगों को मेहनत के रूप में मिलता है, जिसके कारण हमें वीडियो बनाने के लिए जिसके कारण ही हम लोग वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो पाते हैं। तो दोस्तों, इसे देखें आराम से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।